Hello students, welcome to IT Academy. Students, मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। अब तो मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी क्योंकि जो भी हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं उन्होंने शायद अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन ले लिया होगा। फिर भी तो मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू आज आपको बताने वाला हूँ हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक होगा MTP एंड STD। MTP एंड STD ये टॉपिक पढ़ने के पहले मैं बता दूं उनको जिन्होंने शायद ये वीडियो मेरा पहले वीडियो देख रहे हैं, जो नए हमारे व्यूअर्स ऐड हो रहे हैं। इसके पहले जो बेटा हमारा वीडियो पढ़ा है, जो हमारे लास्ट वीडियो था, वो लास्ट वीडियो था हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के पहले की बात करें अगर, तो हमने उस वीडियो में जाना था कि कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं टू अवॉइड बर्थ। हम अगर नहीं चाह रहे हैं, कोई पेरेंट कोई कपल नहीं चाह रहा है कि हमारा बेबी हो बट वो कॉपुलेशन कर रहा है, ऐसी कंडीशन पे हमें जरूरत पड़ती है कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस की, जहां पर हम डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस का यूज करके हम अपने कंट्रासेप्शन को पूरा करते हैं और बर्थ करने से बचते हैं। वो हमारा लास्ट वीडियोस में था, उसको देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, हमें मोटिवेट करिए, जिससे कि हम और अच्छे लेक्चर्स आपको ऐसे ही सेंड करते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है MTP एंड STD। सबसे पहली बात हम बता दें आपको कि है क्या MTP। चलिए पहुंचते हैं MTP की दुनिया पे। MTP मींस हमारा यहाँ पर ये निकलता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी जरूरी है। उसके पीछे एक रीजन हमारे पास ये है कि हम अगर चाहें, हो सकता है कि हमारे जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो में कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है, और हम चाहते हैं कि वो बेबी हमारा ना हो, क्योंकि ऐसी जिंदगी को लाइफ देना वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे हमारे समाज की स्थितियां बिगड़ती हैं। अगर हम एक समाज को इंटेलिजेंट, फिजिकली फिट, मेंटली फिट बेबी ना दे पाए तो मेंटली और फिजिकली अनफिट बेबी देना समझदारी नहीं है। और ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हम प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट हो भी गए तब भी हम बच सकते हैं उस बेबी के बर्थ से। यानी जो आपको पहले वीडियो में जो मैंने भेजा था, जहां पर आपने कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया, कॉपुलेशन तो किया आपने, बट कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करके आपने बेबी को जन्म नहीं दिया, उसके बावजूद कहीं पर अगर आपका कुछ कंट्रासेप्टिव मिस हो गया या फिर आपने यूज ही नहीं किया, ऐसी कंडीशन पे अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उससे भी बचने के हमारे पास रास्ते हैं। लेकिन ये आज के डेट में इतना आसान नहीं है कि आपने कोई लेडी प्रेग्नेंट है और आप उसे अबॉर्शन के थ्रू आप उस बेबी को खत्म कर दें, क्योंकि ये इलीगल है। फिर भी हमारी जो इंडियन लॉ है, उस लॉ ने ये बनाया हुआ है कि अगर कोई डॉक्टर या किसी भी तरीके से जिसको कंसल्ट कर रहे हैं, जिससे आप वो अगर एक लीगल एक अथॉरिटी रखता है कि नहीं ये बेबी हमारा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस बेबी में जेनेटिक डिससिमिलरिटीज हैं, ऐसी कंडीशन पे आपको इंडियन लॉ देता है ये हक कि आप उस बेबी का एबॉर्शन करा सकें। और इसी को हमने टेक्निकली जो टर्म दिया है वो टर्म है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि MTP। चलिए जानते हैं कि अगर कोई बेबी कोई मतलब कि फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो ऐसी कंडीशन में कैसे बचा जाए, ये जानना जरूरी है आपके लिए। मैंने पहले वीडियो में आपको बचने के तरीके बताए, जहां पर आपने बैरियर मेथड्स, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, टेम्परेरी मेथड, सर्जिकल मेथड्स, आपने इतने सारे मेथड के थ्रू देखा बचने का। बचने के बावजूद भी अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करते हैं, आइए मेरे साथ, मैं उस चीज को सोल्यूशन आपको देता हूं। उस जगह के लिए हम यूज करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
कुछ इंपॉर्टेंस है क्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की? टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ये जो हम कर रहे हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने इंटरकोर्स किया और आपका बेबी इंप्लांट हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गए, बेबी हेल्दी है, सब कुछ हेल्दी है और आप कह रहे हैं कि नहीं अब हमें नहीं होना चाहिए, हमें डिलीवरी नहीं करना है। ऐसी कंडीशन के लिए आपको इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी सोर्स, बिल्कुल भी आपको कहीं से भी आपको वो लीगल अथॉरिटी नहीं देगा कि आप ऐसा करें। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अवॉइड करना है अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू, देखिए आपको बता, ड्यू टू द कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस एंड रेप और रेप्स। रेप के केसेस में या फिर आपकी जो इंटरकोर्स है वो फेलियर हो गया या आपने कोई डिवाइस लगाई थी वो डिवाइस फेल हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आप एमटीपी का यूज करेंगे। एंजॉय के लिए एमटीपी का यूज नहीं करेंगे, इन कंडीशंस पे आप एमटीपी का यूज करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का यूज करेंगे। रेप केस में क्या है, कोई भी लेडी है वो नहीं जान रही है कि कुछ घटना घट सकती है, उसने कोई डिवाइस नहीं यूज किया था, ऐसी कंडीशन पे भी गवर्नमेंट उसे फ्री करती है कि आप अपना एमटीपी करा सकते हैं। इट इज एसेंशियल इन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर और टू द fetus ऑफ बोथ। ये उस जगह भी आप करा सकते हैं जब किसी भी लेडी के लिए प्रेगनेंसी हार्मफुल हो एंड बाय द चांस वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो मैटरनिटी डेथ को बचाने के लिए और इनफर्टिलिटी हमारा जो फिटस है उसकी डेथ को बचाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एमटीपी का। इन सब जगह पर एमटीपी आपको यानी टर्मिनेशन आपको दिया था, वही अथॉरिटी देती है कि आप ये कर लीजिए इन कंडीशंस पे। तो आपने कंडीशन देखी कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी, कि कैजुअल इंटरकोर्स फेलियर हो गया या कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो जाती है या रेप के केस में, या फिर अगर प्रेग्नेंट होने से किसी लेडी की किसी मदर की डेथ होने का खतरा होता है, उसके बेबी को खतरा होगा आगे जाकर के, ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी आपकी फॉलो की जाती है। यहाँ पर जो बोर्ड हमारे लिए क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन तैयार होता है इस जगह पे, जहां पे क्वेश्चन में बनाया गया कि किस फेज में किस टाइम पे एमटीपी हमारी सही होती है। तो जिस फेज में जिस टाइम पे एमटीपी हमारी सही मानी जाती है वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपने पता है कि जो हमारे प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड है, जो भी हमारे गेस्टेशन का पूरा पीरियड है, ये गेस्टेशन के पीरियड 3 ट्राइमेस्टर में फिनिश होता है, क्योंकि 9 मंथ की डिलीवरी होती है 9 मंथ बाद। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर फिर 3 यानी 6 मंथ एंड लास्ट ट्राइमेस्टर फिर 3 मंथ यानी 9 मंथ। तो कह रहे हैं कि एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे एमटीपी हमारे लिए सेफ है, इसमें मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के पास जाते हैं तो रिस्की हो जाती है। अब सवाल आता है, आपके लोगों के अंदर सवाल आ भी रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बेबी के बहुत ज्यादा चीजों का डेवलपमेंट नहीं होता है। हार्ट बीट आ जाती है, डिजिट्स बन जाती हैं, बहुत स्किन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, हेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो बहुत ज्यादा हमारा जो बेबी है उसमें बहुत ज्यादा लाइफ नहीं आ जाती है, बहुत ज्यादा वो मैच्योरेशन नहीं आ जाती है। इसलिए ऐसी कंडीशन पे एमटीपी आसान होता है, क्योंकि जब ज्यादा मैच्योरेशन नहीं आ गई है तो उस जगह पर उसको आवासन कराने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेस्ट होता है जहां पर हमारी एमटीपी कारगर है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर पे एमटीपी यानी कि हम लोग जिसे कहते हैं एबॉर्शन, वो एबॉर्शन रिस्की हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड है हमारे एमटीपी से। आई होप कि पहले आपको एमटीपी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए एमटीपी में। एमटीपी मतलब एबॉर्शन, कॉमन टर्म में बोलते हैं एबॉर्शन करा रहे हैं। एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये साइंटिफिकली टर्म दे दिया, मेडिकल मतलब बाय डॉक्टर्स के देख रेख में। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया। प्रेगनेंसी यानी कि प्रेग्नेंट आपका गेस्टेशन पीरियड। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक साइंटिफिक टर्म है जिसे हम लोग कॉमन वर्ड में क्या कहते हैं? एबॉर्शन।
हमने सबसे पहले एमटीपी जान लिया, एमटीपी है क्या। अब बात हमने उसके बाद था कि एमटीपी किस टाइम सही होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ होता है हमारी मदर के लिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर रिस्की हो जाएगा मदर के लिए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बेबी हमारा काफी मैच्योर हो जाता है, बेबी हमारा 6 मंथ का हो जाता है, केवल उसे 2-2.5 महीने और रहने पड़ता है, इसके बाद वो डिलीवरी होगी। इसलिए आपका यानी 6 मंथ वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही बेस्ट माना गया है। और ये ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे बोर्ड। अब प्रॉब्लम्स क्या है? एमटीपी का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाना चालू किया, जैसे कि मैंने बताया अभी से कि लोग जेंडर देखते थे, फीमेल है, डॉक्टर को अपना बात करी, डॉक्टर ने बता दिया, डॉक्टर को भी नहीं पता था क्या करने वाला है, क्या भैया मेल है फीमेल है, फीमेल है। लोगों की जो धारणा है कि फीमेल है, अरे मेरा वंश कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये जो गलत धारणा है, गलत धारणाओं वालों ने, इन लोगों के कॉन्सेप्ट ने फोर्टिसाइड चालू कर दिया। मींस बच्चे को देखा फीमेल है नहीं चाहिए, या किसी को मेल नहीं चाहिए, उन्होंने बच्चे को एमटीपी करा दी, अबॉर्शन करा दिया। तो लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना चालू किया। गलत इस्तेमाल जब चालू हुआ तो वही हमारे पास आ गई चीज कि कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड हो रही है हमारी एमटीपी से। क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म्ड इल्लीगली। इल्लीगली, बिना किसी नियम कायदे कानून के एमटीपी कराई जाती है, अबॉर्शन कराया जाता है। ये कुछ हमारे प्रॉब्लम है हमारे एमटीपी से। सेकंड, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। ये क्या है? एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या होता है? मान लीजिए ये एक यूट्रस है सपोज, और इस यूट्रस में हमारा नवजात, हमारा छोटा सा एक बेबी है जो पड़ा हुआ है। आपको मैंने ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ अच्छे से। ये हमारा मान लीजिए फीटस है, ये हमारा फीटस है, एंड दैट इज द यूट्रस। ये हमारा यूट्रस है। इस यूट्रस के अंदर हमारा लिक्विड फिल होता है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। इस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, इसके अंदर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोसेंटेसिस बेबी के बारे में पता लगाने का कि बेबी हमारा कैसा है, नॉर्मल है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसीज तो नहीं है। इसके लिए डॉक्टर्स ने एक तरीका निकाला कि वो एक इंजेक्शन के थ्रू बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड को फिल कर देते हैं। एक सिरिंज लगाया इन्होंने, और सिरिंज लगा के बेबी के अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड फिल कर दिया। बेबी के अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड फिल कर दिया। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो बेबी के अंदर फिल, यहाँ पर फिर इसमें बेबी हमारा फ्लोट कर रहा है, इस फ्लूइड में हमारे बेबीज की सेल्स होती हैं, जो भी डेड सेल्स उसकी बॉडी से निकल रही हैं वो सेल्स है। हमने क्या किया, इस डेड सेल के न्यूक्लियस, क्योंकि सारी जानकारी न्यूक्लियस में होती है, बिकॉज न्यूक्लियस में हमारा डीएनए है। हमने क्या किया कि इस बेबी के न्यूक्लियस से डीएनए को रिमूव किया। हमने उसके क्रोमोसोम्स को देखा, ये हमने उसके डीएनए को निकाल दिया। डीएनए बोले या बोल दें हम क्रोमोसोम, बिकॉज क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये हमने उससे क्रोमोसोम्स को निकाला। हमने उसके क्रोमोसोम में डीएनए के पैटर्न को जान करके ये समझा कि उसमें कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी जीन्स में होने वाली बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और हम इससे सेक्स का पता भी लगा सकते हैं इससे। बिकॉज
अगर उसके डीएनए में वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है, उसके न्यूक्लियस में वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है, तो आप तुरंत बता दोगे सर ये तो पढ़ा सबने, तो जो बेबी है हमारा वो मेल बेबी है। वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है उसके क्रोमोसोम के सेट्स में, तो आप बोलते हैं सर ये फीमेल है। तो तीनों चीजों के लिए हमने ये एक प्रोसीजर अपनाया। बेसिकली ये प्रोसेस केवल हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर को पहचानने के लिए होता था, केवल जेनेटिक डिसऑर्डर को पहचानने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके बेबी के सेक्स का पता लगाना भी चालू कर दिया, और बिना अल्ट्रासाउंड के सिर्फ मदर के यूट्रस के पास से होते हुए एक सिरिंज की तहत, एक सिरिंज से हम उस लिक्विड को फिल कर लेते हैं और उसकी सेल से मदर काम भी खत्म। इसके बाद हम उसके सेल को, न्यूक्लियस को निकाल के, क्योंकि बेबी की डेड सेल्स यहीं पर रिलीज होती रहती है, जो भी डेड सेल्स है उस लिक्विड में तैयार नहीं होती, उसके क्रोमोसोम को निकाला, क्रोमोसोम को निकाल के उसके सेक्स का पता किया और फिर सेक्स का पता करके उसका एमटीपी करा दिया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा दी, एबॉर्शन करा दिया। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, इस प्रोसेस का नाम पड़ गया एमनियोसेंटेसिस, जो मैंने बताया आपको। तो एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड से बना है। ये क्या, किससे बना है? एमनियोटिक फ्लूइड। यूट्रस में मौजूद जहां बेबी हमारा एमनियन लेयर के अंदर फ्लोट करता रहता है, वहां पे लिक्विड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके जब हमने उसके डीएनए और उसके सेक्स का पता लगाया, ये पूरा प्रोसीजर हमारा हो गया एमनियोसेंटेसिस। बेसिकली मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मेडिकली चेकअप के लिए था कि बेबी में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन जब हमें क्रोमोसोम का पता चल गया तो हमने उसके सेक्स का भी पता लगा डाला, और जब सेक्स का पता लगा डाला तो लाइफ जीना डाला, है ना। तो हमने उसके सेक्स का पता लगा करके उसकी एमटीपी करा डाली, जो गवर्नमेंट ने बैन किया। देखिए आगे क्या होता है। तो ये मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया बताया कि एमनियोसेंटेसिस है क्या पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने पॉइंट पे। तो हमारा जो पॉइंट था कि मिसयूज किया हमने एमनियोसेंटेसिस टेस्ट को, वही जो मैंने अभी एमनियोसेंटेसिस टेस्ट बताया आपको, वही बात हो रही है। फॉर फीटल सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन मींस मेल है या फीमेल है। इफ द fetus is female, it is followed by MTP. Such practices are dangerous for the young mother and fetus. सारी बातें जो मैं बताऊंगा वो एनसीईआरटी में मिलनी है। तो आपने समझ लिया हो कैसे एमनियोसेंटेसिस टेस्ट को एक इलीगली तरीके से लोगों ने पेश किया और फोर्टिसाइड्स किया, फिर हमारे फीटस को यूट्रस में ही मार दिया। Amniocentesis process नीचे दिया गया है। In the sum of amniotic fluid of the fetus is taken to the analysis the fetal cells and dissolved substances. It is used to test the presence of genetic disorder, survivability of the fetus, etc. ये हमारा amniocentesis भी है। अगर आप definition देना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस definition को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। सिंपल सी definition है, आप इसको हमारे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड, इस सारी नौटंकियों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाया कि अगर ऐसा होता रहा, अगर एमनियोसेंटेसिस के थ्रू एमटीपीज होती नहीं, तो हमारे भारत में सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, फीमेल बेचारी खत्म हो जाएंगी, मेल अपने आप को हीरो बनता रहेगा। जबकि ये नहीं जानता मेल की फीमेल नहीं है, तो कहीं से भी हमारा जो एक लाइफ है या सर्वाइवमेंट है वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज प्रोडक्टिविटी की मेन पावर उनके पास है, हम सिर्फ कॉपरेट करते हैं। प्रोडक्टिविटी की पावर उनके पास है। कई हमारे देश में ऐसी जगह थी, हरियाणा जैसी जगह पे, जहां पर फीमेल का सेक्स रेशियो बहुत गिर गया, जिससे कारण को दिक्कतों का झेलना पड़ा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई जागरूकता अभियान चालू किए, जिसके तहत आज हमारे भारत का सेक्स रेशियो में शायद फीमेल ज्यादा ही है। तो ये किस लिए हुआ? ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल मेथड से हुआ, जहां पर उसने कड़े कदम उठाए, कड़े कानून बनाए। बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक अमेंडमेंट दिया 2017 में, to reduce illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। अब ये टर्म आता है morbidity। क्या है morbidity? का मतलब होता है कोई डिसऑर्डर, कोई डिसीज
एक सिनोनिम्स है उसका मॉर्बिडिटी। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 2017 में एक्ट किया कि ये इलीगल है एमटीपीज कराना विदाउट एनी लीगल अथॉरिटीज, कि भाई जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा नहीं कि ये होना चाहिए क्योंकि बेबी में डिसऑर्डर है वो लिख के दे तो एमटीपी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विदाउट अथॉरिटी ये गलत होगा। 2017 में इसका अमेंडमेंट आया। According to this act, a pregnancy may be terminated within the first 12 weeks। ये भी बोला गया कि अगर प्रेगनेंसी, अगर डॉक्टर्स के कहने पर अगर एबॉर्शन होना है तो वो एबॉर्शन होगा, बट फर्स्ट 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही ये होगा। और देखिए लिखा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिकॉशनर, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिकॉशनर से ये होना चाहिए, नहीं कि मन आया चलो एमटीपी कराया चलिए, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। If the pregnancy is between 12 to 24 weeks, two registered medical practitioners must be the opinion। अगर उसके ऊपर भी है तो भाई फिर बहुत लीगल अथॉरिटीज चाहिए होंगी जो ये करने के लिए एग्री करें। तो सबसे पहला जो हमारी बात थी कि क्या है एमटीपी, फिर हमने बात करी कि एमटीपी के लिए कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंस है, एमटीपी कुछ प्रॉब्लम भी एमटीपी से क्रिएट हुई, जो इलीगल लोगों ने अबॉर्शन कराया जिससे सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो रहा था, ये सब चीजें हमारी एमटीपी में आई। आप शायद एमटीपी को समझ पाए होंगे कि एमटीपी है। तो कभी भी आप कॉमनली अगर टर्म यूज करते हैं अबॉर्शन का तो मत यूज करिए, अब यूज करिए एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसकी इंपॉर्टेंस एब्रिविएशन एग्जाम में आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा टाइम सेफ है फॉर मदर, तो देन आपका आंसर होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमटीपी के लिए बेस्ट माना गया। और अभी तक इससे जो क्वेश्चन पूछे गए बेसिकली वो एमटीपी के इसी से पूछे गए कि कौन सा आपका वीक, कितना वीक आपका सेफ होता है एमटीपी के लिए। दूसरी बात कि एमटीपी अगर इसके ऊपर जाती है तो वो मदर के लिए रिस्की हो सकता है। चलिए आगे हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं और चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे चलते हैं। और हमारा चैप्टर जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के तहत हमने यहाँ पे जो भी बातें करी वो रिप्रोडक्शन से जुड़ी बातें करी, चाहे वो रिप्रोडक्शन से हमें कंट्रासेप्टिव मेथड्स की बात हो, चाहे हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हो, चाहे हमें एबॉर्शन कराना हो, और लास्ट बात आती है चाहे हमें एसटीडीज को रोकना हो। एसटीडीज हमारी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ये एक बड़ी चीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, डिसीजेस बहुत टाइप की होती है और हर एक डिसीज, हर एक पैथोजन का अपना एक अलग रास्ता होता है। कोई कहेगा हम रिस्पायरेटरी ट्रैक से बॉडी के अंदर जाएंगे, कोई कहेगा हम डाइजेस्टिव ट्रैक से बॉडी में एंटर करेंगे, कोई इम्यूनिटी को बेकार करके बॉडी में एंटर करता है। एक पैथोजन हमारे और खड़े हो गए तैयार करके और वो बन गए हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इन पैथोजन का कहना है कि हम बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, हम किसी में भी इंफेक्शन फैलाएंगे तो वो इंफेक्शन फैलाएंगे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अगर दो मेटिंग पार्टनर without any contraceptive methods like condoms का यूज बिना किए अगर वो कॉपुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और अगर उनमें से कोई भी एक पार्टनर इन्फेक्टेड है तो दूसरे का इन्फेक्टेड होना तय है, और यही बन जाता है हमारा एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूं कि जब सेक्स करने के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान जो डिसीज ट्रांसफर होगी वो डिसीज हमारी बन जाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। बात करें अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की लिए, तो डिसीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे कि मैंने बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होंगी। अब इसके कई नाम हैं, जैसे एसटीडीज तो आपने सुन लिया, एसटीडीज हमारा हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडीज हो गया हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसी का दूसरा नाम दिया हमने एसटीआईज, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस। वीडी
वेनरल डिसीजेस, नेक्स्ट अनदर हमारा नेम है वेनरल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस। 3 नाम, ज्यादा 4 नाम हो गए। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस हो गया, वेनरल डिसीजेस हो गई और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। बेसिकली डॉक्टर्स की लैंग्वेज की बात करें, मैंने कई रिपोर्ट देखी हुई है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की। ये रिपोर्ट्स में आपको डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन हो गया है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलना उनको भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो यूज करते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे इंफेक्शन हो गया है। कैसे हो गया है देखते हैं। कुछ यहाँ पे डिसीजेस की मैंने पिक्स लगाई हुई है, बहुत ही ओपनली मैंने पिक्स लगाई हुई है। रीजन उसका ये है कि आप इस चीज के लिए जागरूक हो। एक भावी जो यंगस्टर है हमारा, वो भावी यंगस्टर को हर एक चीज पता होना चाहिए अपनी बॉडी के बारे में, कब उसके बॉडी में कौन से चेंजेस आते हैं, उसके बॉडी में कब क्या कौन सा इंफेक्शन है, इस चीज को जाने, क्योंकि उस यंगस्टर पे देश टिका होता है। अगर हमारे यंगस्टर्स कहीं से भी उनका फिजिकली मेंटली कहीं से भी डिस्टर्ब होते हैं तो उसका फर्क हमारे समाज पे पड़ता है, हमारे देश पे पड़ता है। इसलिए चीजों को मैं ओपनली दिखाता हूं। यहाँ पर ये देखिए कैसे सिफिलिस, ये आपको डिसीज दिखाई पड़ रही है, मैं थोड़ा इसको पिक ऊपर कर देता हूं। आप देख रहे हैं, ये देखिए कैसे ये सब सिम्टम्स है। सिफिलिस हमारी डिसीज होती है। सिफिलिस ये एक डिसीज है हमारी, इसमें देखिए कैसे बैक पे आपके कैसे व्हाइट कलर के वॉट्स बन गए हैं, छाले पड़ गए हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ये हमारी होती है नोड्स है, हमारे लिम्फ नोड जिसे हम टॉन्सिल कहते हैं। ये हमारी टॉन्सिल्स है, इन टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ गई, कैसे यहाँ पर वार्ड्स पड़े हुए, छाले पड़े हुए। ये हमारा जेनाइटल हर्पीज है, जहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज होता है, वो डिके होने लगता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है, वो सेक्सुअली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा किसी से। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये वेजाइना पे कुछ वॉर्ड्स पड़े हुए हैं, कुछ छाले पड़े हुए हैं। ये देखिए पेनिस पे कैसे रेडनेस है। ये इतनी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ओपनली, ये शायद आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट में बताया जाएगा जब आप 12th पास करके एमबीबीएस या नीट का एग्जाम दे करके पहुंचेंगे, तब वहां प्रोजेक्टर में आपको दिखाया जाएगा ऐसे ओपनली। और मैं उस चीज को आपको 12th में दिखा दे रहा हूँ, जिससे कभी भी आपको नीट के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर के सामने सब चीजें पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने सबको ओपनली कर दिया है। तो जेनेटिकली हर्पीज, आप जेनेटल हर्पीज देख रहे हैं, वेजाइना पे कुछ पिंपल्स अलग पड़े हैं, है ना, सोर्स बने हुए हैं, लाइक यहाँ पर भी देखिए रेडनेस है स्किन पे। ऐसी कंडीशन अगर हमें दिखती है, हमें भी कहीं दिखती है, तो हम ये बोले कि नहीं भाई आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ये एसटीडीज है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये जेनाइटल वार्ड्स है, जेनाइटल वार्ड्स में देखिए जैसे कि कभी किसी कोई जल जाता है तो जो छाले पड़ जाते हैं, वो छाले जैसा इसमें वाटर फील होता है, इन्फेक्शियस लिक्विड फील होता है, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया के थ्रू ही हमारे फैलते हैं। ये अगर वाटर किसी के लग जाएगा तो वहां भी इन्फेक्शन फैलेगा। ऐसी कंडीशन कहीं पर भी आप देखते हैं, आप सजेस्ट करें उसे कि वो एक एसटीडी है, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इन चीजों का इलाज भी है। कुछ ऐसी एसटीडीज हैं जो क्योरेबल नहीं है, अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बात बताई आपको, वो बात है हमारी कि जो हमारा ट्रांसमिटेड डिसीज है, मैंने आपको उसके नाम बता दिए। एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, इतनी सारी बीमारियां हैं और इसके आगे भी एक्सेट्रा लग सकता है, इससे ज्यादा भी है। तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ये सारी डिसीजेस हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। इनका खांसी जुकाम से लेना देना नहीं है, इनका लेना देना है तो वो लेना देना है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान चीजों का ट्रांसफर होना। Hepatitis B and HIV are also transmitted. ये दोनों ट्रांसमिटेड हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, तो मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए हेपेटाइटिस और एचआईवी माना गया है कि जो वायरस के थ्रू होने वाली डिसीजेस हैं, ये खतरनाक होती हैं,
रीजन क्या है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, लेकिन वायरस एक ये बदतमीजी करता है कि हमारी बॉडी में जाएगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे डीएनए से मिला देगा। अब सिंपल सी बात है, आप अपने डीएनए को मारने के लिए कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे, तो जब उसकी मेडिसिन नहीं उसके कर पाती तो वायरस भी नहीं कुछ जिंदा है, तो मौज कर रहा है, तुम्हारे सेल के अंदर रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ा रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन खतरनाक हो जाती है वायरसेस के लिए ज्यादा। तो वायरस से जो बनने वाली डिसीजेज हैं वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ infectious needles, surgical instruments, by transfusion of blood from infected mother to fetus। ये बड़ा ध्यान से लेने वाली बात है भाई कि अगर मदर को है और हमने दिमाग लगाए कि ये तो सेक्सुअली ही ट्रांसमिटेड होगा, केवल पापा को ही खतरा है, तो ऐसा नहीं है, ये डिसीज फीटस के पास भी जा सकती है। हेपेटाइटिस बी के केस में अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे के हेपेटाइटिस बी होने के बहुत चांसेस होते हैं, और इसलिए ऐसे बच्चों में डिलीवरी के बाद ही वैक्सीन लगाई जाती है जो 24 आवर्स विदिन 24 आवर्स लग जाती है। क्लियर? तो ये जो हमारी हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी की डिसीज माना जाता है कि क्यूरेबल नहीं है, नॉट क्यूरेबल, नॉट क्यूरेबल। जिसमें से एचआईवी आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जबकि हेपेटाइटिस आपके लीवर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दोनों ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के थ्रू, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शेयरिंग नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स, और मदर से हमारे फीटस को भी हो सकता है। Except hepatitis B and genital herpes and HIV, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। हम 3 बीमारी में छोड़ दें, हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनिटल हर्प्स, तो वहाँ उसके बाद जितने भी डिसीज हैं उसको हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, क्योंकि इन डिसीजों के प्रॉब्लम एक है कि ये बहुत अर्ली सिम्टम्स नहीं शो करते, और जब ये सिम्टम्स शो करेंगे ये तब करेंगे जब आप पे हावी हो चुके होंगे, और उस कंडीशन में आपका कोई एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। तो याद रखें, हम चल रहे हैं इस पे एसटीडीज पे। हमने आपको बताया एसटीडीज है क्या चीज, एसटीडीज कैसे हो रहा है, कौन कौन से डिसीजेज हैं जो एसटीडीज के थ्रू होती हैं। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। एसटीडीज के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली सिम्टम्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, इचिंग कहाँ, बॉडी में इचिंग की बात नहीं कर रहा, जेनिटल पार्ट्स की बात कर रहा है। इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन जेनिटल रीजन। जेनिटल रीजन में ये घटनाएं घट सकती है, इचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। फ्लूइड क्या होता है, एक तरीके का समझ लीजिए म्यूकस लाइक फ्लूइड, ये डिस्चार्ज हो सकता है। स्वेलिंग होगी जेनिटल रीजन पे। Second, absence of or less significant early symptoms and a social stigma deter the infected person to consult a doctor। Significance बहुत कम होते हैं, जैसा कि मैंने बोला, early symptoms तो बहुत कम होते हैं, और जब symptoms होंगे तो आप बीमारी के शिकंजे में आ चुके होंगे। This leads to complications such as pelvic inflammatory diseases, ये भी लर्न कर लीजिएगा, ये कभी-कभी फुल फॉर्म पूछ के आता है, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ये पेल्विक होता क्या, देखिए इस पेल्विक को ऐसे याद करें, आपकी ये शोल्डर की जो बोन होती है, इस बोन को बोलते हैं पेक्टोरल गिल्ड, पेक्टोरल गिल्ड, और जो आपकी हिप बोन होती है उसको बोलते हैं पेल्विक गिल्ड। तो बेसिकली हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो हमारे कहां पर है, हमारे हिप रीजन के पास है, यानी हमारे पेल्विक गिल्ड के पास है। इसीलिए यहाँ पर जो भी टोटली इन्फेक्शन हुआ, इसने क्यों टोटल बोल दिया, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, यानी पेल्विक रीजन में पूरा आपका जेनिटल ट्रैक्ट आ गया, आपका एनस आ गया, इस पूरे जगह को नाम दे दिया इसने पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। क्लियर? तो दिस लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस सच एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, एबॉर्शन, स्टिलबर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी, कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दुनिया भर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एसटीडीज के कारण।
कैंसर कॉज कर सकता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकता है, डिलीवरी में प्रॉब्लम कर सकता है, हर जगह प्रॉब्लम कर सकता है। ये है हमारे एसटीडीज। प्रिवेंशन की बात करें, क्योंकि हमारे हाथ में प्रिवेंशन ही है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन हमारे हाथ में प्रिवेंशन है। तो हम जज्बात पे ना बहें, हम अपने पेशेंस को ना खोएं ऐसी हालातों पे जो हालात हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। हमेशा सबसे बड़ी चीज कि जब भी इंटरकोर्स कर रहे हैं, किसी भी, पहली बात तो अननोन पार्टनर के साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। बाय द चांस हो ही जाता है तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करिए, बैरियर मेथड का यूज करें। सबसे जो हमारा फ्लेक्सिबल जो हमारा है वो है हमारा कंडोम, उस कंडोम को यूज करें। ये आपको एसटीडी से भी बचाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। तो सबसे बेस्ट हमारा क्या है, कंडोम है। तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। हमें अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करना है सेक्स को। सेकेंड थिंग, ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग कोइटस। जब भी कोइटस कर रहे हैं कंडोम का यूज करें। जो किससे बना हुआ कंडोम, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, लेटेक्स या रबर शीट होती है, इससे बनता है हमारा कंडोम, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन केस ऑफ डाउट, अगर फिर भी आपको लगता है तो जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से जाकर कर कन्वर्सेशन करिए कि सर ये प्रॉब्लम है मेरी। क्लियर? तो ये कुछ हमारे प्रिवेंशन है। अब बात आती है डिसीज जो ज्यादा देखने को मिलती है बेटा, वो 15 to 24 इयर्स के पीपल में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय हार्मोन्स हमारे बिल्कुल चरम पे होते हैं, क्लाइमेक्स पे होते हैं। तो जब आपके हार्मोन्स बड़े क्लाइमेक्स पे होते हैं, ऐसी कंडीशन में जो आ रही है आपकी, वो 15 to 24 के बीच में आ रही है, तो इस एज में आपको एसटीडीज के पेशेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, 15 to 24 इयर्स में। तो यहां पर हमने जो चीजें देखी बेटा, आज हमने डिस्कस किया और ओपनली डिस्कस किया कि सर क्या होता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पहले तो लोग एबॉर्शन का नाम लेने से शर्माते थे, एबॉर्शन हो रहा है, अरे पता नहीं कौन सी गलत बात बोल दी एबॉर्शन में, अरे बच्चा जेनेटिकली डिसिमिलर है, सरवाइव नहीं कर सकता है, हो सकता है मेंटल रिटार्डनेस हो, पागल हो। तो ऐसी कंडीशन पे एमटीपी यानी एबॉर्शन एक सही डिसीजन होता है। दूसरा, हमने एसटीडीज के बारे में जाना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या होती हैं। पहले तो आप मुंह से अगर किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम ले लीजिए तो आपने एक घनघोर अपराध कर दिया। तो जागरूकता ही हमारे इस चैप्टर का मेन एम था। आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भरपूर तरीके से जान जाए है क्या चीजें सारी। तो हमने यहाँ पर एसटीडीज का भी डिस्कशन किया, जहां पर गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, सारे कई सारे डिसीजेज हमने यहाँ पे देखी। आपने पिग्स भी देखे, जेनिटल वार्ड्स के देखे, जेनिटल हब्स के देखे, सिफिलिस के देखे, गोनोरिया के देखे, कैसे कैसे सिम्टम्स आपने देखे, घिनौना सिम्टम। तो सिंपल सी बात है, घिनौने पिक्चर दिखाने का मेरा मुद्दा था कि आप इन चीजों के बारे में अवेयर रहें, प्रिकॉशंस यूज करें और हेल्दी समाज को जन्म दें। ठीक है गाइस, आज का हम टॉपिक आपके साथ यहीं पर फिनिश करेंगे और ये चैप्टर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिनिश होता है। उम्मीद है आपको मेरी इस छोटी सी मेहनत को समझ में आया होगा। आपको पिक्स भी दिखाई, सब कुछ मैंने दिखाया, जिससे कि आप अवेयर रहें चीजों से और इस चैप्टर को अच्छे से समझें। क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं मैं हर एक लेक्चर में आपको बताता चलता हूं कि ये पॉइंट नोटेबल है, नोट कर लें फॉर एग्जामिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड करूंगा वो चैप्टर, कैसा चैप्टर हमें पढ़ना है, कैसे उस पर आगे बढ़ना है। अभी लेकिन आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना है। ओके, बाय बाय।